हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 15 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया का मैरीन और स्पेस बायोटेक किस तरीके से अपने आप में एक पोटेंशियल को रखता है, क्यों इसे इंडिया का एक नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक फ्रंटियर कहा जा रहा है, क्या क्या इसके अंदर करंट चैलेंजेस हैं, क्या क्या इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती हैं, वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो पॉलिसी सेक्शन जीएस पेपर 2 में यूज़ कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 में जो आपका साइंस एंड टेक का सेक्शन है वहाँ पे काफ़ी अच्छे से इस आर्टिकल के पॉइंट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया का जो क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से अब ट्रांसफॉर्म हो रही है, कैसे इंडिया अब पार्टनरशिप से प्रोसेसिंग की तरफ जा रहा है क्रिटिकल मिनरल के रिगार्ड में बात की जाए। यहाँ पे बात करूंगा कि इंडिया ने जो पार्टनरशिप बायलैटरल पार्टनरशिप अलग अलग कंट्रीज के साथ कर रखी है तो क्या की पॉइंट है, किस एलिमेंट के ऊपर या कौन से क्रिटिकल मिनरल के ऊपर इंडिया ने पार्टनरशिप कर रखी है, कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है, चाइना की जो करंट डोमिनेंस प्रिवेल कर रही है प्रोसेसिंग में, पर्टिकुलरली बात की जाए तो क्रिटिकल मिनरल के रिगार्ड में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करने जा रहे हैं पैसिव यूथनेशिया के एक केस के ऊपर। यहां पे आपको बताऊंगा पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, फिर मैं आपको पीवीएस केस के बारे में बताऊंगा और ये कैसे कोई पॉलिटी के आर्टिकल को इम्पैक्ट करता है या नहीं करता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है तमिलनाडु ने डिसाइड किया है कि वो एस्टेब्लिश करेंगे वल्चर सेफ जोन। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा एग्जैक्टली लोकेशन जहाँ पे वल्चर सेफ जोन बनाने की बात होने जा रही है, स्टेट का पहला रहेगा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों बनाया जा रहा है और इसके क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अगर आप पहला आर्टिकल बात करोगे तो यहाँ क्या कह रहे हैं, व्हाट इज फ्यूचरिस्टिक मैरीन एंड स्पेस बायोटेक, एक बहुत ही जनरिक लिखा है, ठीक है। अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि बोल क्या रहा है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे दो चीज़ बोली जा रही है। पहली चीज़ है मैरीन, दूसरी चीज़ है स्पेस। तो अगर आप ध्यान दोगे तो मैरीन मतलब पानी की बात हो रही है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष की बात हो रही है, फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या हो रहा है, मतलब फ्यूचर में मैरीन और स्पेस का बायोटेक के ऊपर बात हो रही है। जब कभी कहीं पे भी कोई शब्द आपको दिखे बाय द नेम बायोटेक, तो बायो में अगर आप शब्द देखोगे बायो बायो मतलब समथिंग विच इज इन लिविंग फॉर्म, तो जो भी चीज आपके सामने लिविंग फॉर्म में होगी उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा, मतलब जिसे सेल कहोगे, उसके अंदर जब कोई टेक लगा देते हैं उसे हम लोग बायोटेक कहते हैं। और ये मैंने कई बार क्लास में बताया है बायोटेक और नैनोटेक कैसे साथ साथ चलता है। अगर नैनोटेक बोला जा रहा है तो आप कितना भी पढ़ लो, बट उसकी सच्चाई क्या है, जो भी आपकी सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग दिख रहा है उसका सबसे छोटा जो कण रहेगा, मतलब क्या है एटॉमिक लेवल पे बात हो रही है, तो वहां पे जब आप कोई टेक को लगा दोगे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नॉन लिविंग थिंग पे तो नैनोटेक बन जाएगा। तो नैनोटेक बायोटेक कंबाइन भी होते हैं, जिसे आप नैनो ड्रग डिलीवरी कहते हो, नैनो मेडिसिन कहते हो, तो वहां पे बायोटेक नैनोटेक दोनों मिल जाते हैं, मतलब लिविंग नॉन लिविंग दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बात करूं मैरीन बायोटेक की बात हो रही है, तो यहाँ पे फोकस क्या करना चाह रहे हैं इंडिया में, जो ओशियन है, डीप सी है, फिर जो कोस्टल इकोसिस्टम है वहां पे बहुत अच्छी मात्रा में सीवीड एल्गी कल्टीवेशन होता है, मैरीन के माइक्रोब्स और एंजाइम्स होते हैं, बायोटिक कंपाउंड्स और बायो मटेरियल्स होते हैं, मतलब सब कुछ जो भी दिखेगा वो लिविंग थिंग है। और ये जो लिविंग चीज होती हैं इसका काफी ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो सवाल उठता है कि भैया इंडिया को जरूरत क्यों है इन सब चीजों की, क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत ह्यूज है, और अगर हम इन सभी चीजों का अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा इंपोर्ट है वो रिड्यूस होगा, जो नए फूड है, एनर्जी है, केमिकल्स हैं वो हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, और जो लैंड और फ्रेश वाटर के ऊपर प्रेशर पड़ता है वो हम रिड्यूस कर पाएंगे अगर हमने सी में एक्सप्लोरेशन किया, अगर हमने बायोटेक का इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों में एक्सपेंशन किया, इन सब चीज़ों का जो प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा हमने एक्सपैंड किया, और ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस किया, तो हम क्या कर पाएंगे, हम अपने इंपोर्ट को रिड्यूस कर पाएंगे। तो इंडिया अभी करंट सिनेरियो क्या है, इंडिया प्रोडक्शन कम कर रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा
ज़्यादा कर रहा है और अभी भी जो बिजनेस प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं हैं। सवाल उठता है इंडिया कैसे अचीव कर सकता है, तो जो सीवीड की फार्मिंग होती है हमें वो स्केल करनी होगी। जो ट्रिपल पी मॉडल होता है हमें उसको मैरीन में इस्तेमाल करना होगा ताकि बायो मैन्युफैक्चरिंग हो सके। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, ऑब्वियस सी बात है। बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, मतलब किसी लिविंग चीज़ जो कि मैरीन से निकाली जा रही है उसका प्रोडक्शन करना। तो ये सारी जब चीज़ें होंगी तो इंडिया का जो फ्यूचरिस्टिक मैरीन बायोटेक है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। ये तो पहली चीज़ हो गई। अगर आप दूसरा देखोगे, स्पेस बायोटेक एक शब्द है, तो सवाल उठता है हमें स्पेस में बायोटेक की क्या ज़रूरत है भाई। तो उसके लिए आपको मैं अगर बात बताऊं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो स्पेस में किसकी ज़रूरत होती है। अगर आप ध्यान दोगे, पहली चीज़ माइक्रोग्रेविटी होती है और स्पेस के अंदर रेडिएशन का एनवायरमेंट होता है। तो अगर कुछ की एरियाज बात की जाए तो स्पेस में कैसे फूड प्रोडक्शन की किया जाए, फिर जो एस्ट्रोनॉट की हेल्थ होती है अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो जो उनकी बोन मसल इम्यूनिटी होती है, लाइफ सपोर्ट जो सिस्टम होते हैं पर्टिकुलरली एयर वाटर वेस्ट, और उसमें जो आपका बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है स्पेस के अंदर, तो ये सब कुछ की एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग स्पेस बायोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम लोग बायो का इस्तेमाल करेंगे, लिविंग चीज़ का इस्तेमाल करेंगे कुछ ऐसी चीज़ बनाने में जिसका इस्तेमाल हम स्पेस में कर सकें। क्योंकि अब इंडिया को ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अब ह्यूमन मिशंस आने की बात हो रही, दैट टू लॉन्ग ड्यूरेशंस की। अगर हमारे पास होगा तो हमारे जो स्पेस स्टेशंस हैं, जो हमारे डीप स्पेस ट्रेवल्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। जो हमारी स्पेस में लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक बन जाएगी। अभी करंट सिचुएशन इंडिया की बात की जाए तो इसरो लेड एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। सवाल उठता है कि इंडिया कैसे अचीव कर सकता है स्पेस बायोटेक की फील्ड में। तो हमें स्पेस बायोटेक मिशन डेडिकेटेड बनाना होगा। जो गगनयान और स्पेस लैब से हमें उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्टार्टअप्स को फंड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी चीज़ों को स्पेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एरियाज आइडेंटिफाई होंगी उन आइडेंटिफाइड एरियाज में हमें ट्रिपल पी मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा, जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, स्टार्टअप्स आएंगे। तो इसी वजह से कहा गया है कि ये क्या है, ये फ्यूचरिस्टिक कहा जा रहा है अगर हम इसके पोटेंशियल को इस्तेमाल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय हमारे पास पोटेंशियल ज़्यादा है। रीजन भी क्योंकि ह्यूज कोस्ट लाइन है। और स्पेस में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आने वाले समय में जो हमारे स्पेस मिशन हैं वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं, इस वजह से स्पेस बायोटेक की बात की जा रही है। अब यही में बात हो रही है बायो E3 पॉलिसी के ऊपर, मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर जब बात हो रही है मैरीन की या जब बात हो रही है स्पेस की, तो वहाँ पे बायो E3 अगर फॉलो होगा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोटेक पॉलिसी इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है कि बायोटेक को एक इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। E3 का अर्थ क्या होता है? इकोनॉमी, मतलब जो बायो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि एक्सपोर्ट बन सके। और जब एनवायरमेंट की बात हो रही है तो हम इस तरीके से बायो बेस्ड इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल करें जो कि सस्टेनेबल हो और लो कार्बन सोल्यूशन को प्रोवाइड करें। और जब यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, सो व्हाट डज दिस से? दिस सेज कि हम जब बायो बेस्ड इंडस्ट्रीज में अच्छे तरीके से इंपोर्ट रिड्यूस करके एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और उसके साथ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो जो हाई स्किल जॉब है वो बढ़ेंगी, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा इंप्रोवाइज हो जाएगा। तो ये क्या कहता है इनिशिएटिव? मतलब बायोटेक का इस्तेमाल करके हम इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो की मैन्युफैक्चरिंग एरियाज क्या है? बायो मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम लोग बायो मटेरियल्स, बायोकेमिकल एंजाइम्स का प्रोडक्शन करेंगे। मैरीन बायोटेक ऑलरेडी आपको बताया मैंने। फिर क्लीन ग्रीन टेक, बायो इनोवेशन, ये सब की फोकस एरियाज हैं। इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए क्यों है? क्योंकि ये इंडिया की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करेंगे, जो ब्लू इकोनॉमी है, डीप ओशन मिशन है, और इंडिया को एक ऐसी पोजीशन देंगे जिसमें इंडिया एक ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब के तरीके से दिखेगा। ठीक है, चलो अब अगर आप एक क्वेश्चन देखोगे, ये क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू स्पेस बायोटेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे क्या लिखा है? इट इज मेनली कंसर्न विद सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक। तो अगर आपको ध्यान होगा तो स्पेस बायोटेक यहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात नहीं करता है। स्पेस के अंदर जो लोग हैं उनको कुछ ऐसा दिया जा सके जिससे वो सेफ गार्ड रहे, उसके ऊपर बात करता है। तो 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बट यहाँ पे एलिमिनेशन वाला अगर मैं पॉइंट हटा दूं और यहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 3, या सॉरी आपका ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन अगर ऑप्शन होता तो आप क्या चुनोगे? तो आप वहां पे चुनते ओनली
2 वाला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये एक अपग्रेडेड फॉर्म है यूपीएससी की। और अपग्रेडेड क्या करेंगे, वो 3 स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन देता है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन सही देता है। ये यूपीएससी के एक अपग्रेडेड पैटर्न है जो बहुत लाइकली है कि इसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, इंडिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी। तो ये कहती क्या है, पहले आप ये समझिए। तो जो इंडिया की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इंपोर्टेड क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। चाइना से का जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है उसकी वजह से क्या होता है, एक्सपोर्ट कंट्रोल से जो अर्जेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है कि भैया हम अपनी क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी बनाएं। नहीं तो अगर एक्सपोर्ट कंट्रोल कर दिया चाइना ने, तो जो हमारे पास आ रही है सप्लाई, अगर उस पर रोक लग जाएगी तो उससे प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। तो इसी वजह से इंडिया ने कई ग्लोबल पार्टनरशिप की है, लेकिन अभी भी जो रिजल्ट्स हैं वो पूरी तरीके से अनइवन है। मेन वीकनेस क्या है इंडिया की, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो सवाल उठता है कि इंडिया को क्यों एक्शन की जरूरत है, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके लिए उसका इस्तेमाल होता है ईवीज में, बैटरी में, रिन्यूएबल्स, उसमें लिथियम की जरूरत होती है, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ की जरूरत होती है। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस जब बहुत ज्यादा होती है तो जो हमारी स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी होती है वो और ज्यादा एक्सपोज होती है, और जो ग्लोबल कंपटीशन होता है मिनरल्स का वो जब और ज्यादा इंटेंसिफाई होता है, तो इस वजह से भी एक डिमांड उठती है कि इंडिया को अब एक्ट करना होगा। और अगर इंडिया एक्ट नहीं करेगा तो इंडिया की जो एक पोस्चर है, जो इंडिया की सिचुएशन है, वो और ज्यादा इन फ्यूचर इंपैक्ट हो सकती है ड्यू टू दिस एक्सपोर्ट कंट्रोल जो कंट्रीज के लिए। तो अभी चाइना की बात हो रही है, कल को कोई दूसरी कंट्री अगर ऐसा करेगी जहां से इंडिया डिपेंडेंट रहेगी तो काफी ज्यादा इनवर्स इंपैक्ट करेगी। तो इंडिया ने अभी तक किया क्या, इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली 12 बायलैटरल मल्टीलैटरल मिनरल्स पार्टनरशिप साइन की हैं, जिसका उद्देश्य रहता है कि हम डोमेस्टिक मिनरल पॉलिसीज को स्ट्रेंथन कर सकें। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज के साथ जो की पार्टनरशिप है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। एक बार पढ़, आपको सिंपल क्या करना है, एक बार पढ़ लो। जैसे ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये मोस्ट रिलायबल कहा जा रहा है क्योंकि लिथियम और कोबाल्ट के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से चला रखे हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने इसलिए दी हैं ताकि आप जो बायलैटरल पार्टनरशिप है उसको समझ सकें, और जब वो समझ पाओगे तो आप मींस में मेंशन कर पाओगे इंडिया कैसे क्रिटिकल मिनरल की स्ट्रैटेजीज को बना रहा है। तो सवाल उठता है कि केवल मिनरल को सिक्योर करना इनफ नहीं है, हमें प्रोसेसिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग इज द रियल चोक पॉइंट। सवाल उठता है कि अब इंडिया को क्या करना होगा, व्हाट इंडिया नीड्स नाउ। इंडिया को पहले एक अपस्ट्रीम माइनिंग चाहिए होगी, मतलब जो रॉ मटेरियल है हमें वो चाहिए होंगे फ्रॉम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्रीज से। फिर हमें उसकी प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग करनी होगी, और रिफाइनिंग करने के बाद हमें डाउन स्ट्रीम, मतलब जहां पे फाइनल इस्तेमाल होता है जिसका होता है बैटरीज, रिसाइकलिंग, उन सब में हमें एक प्रॉपर फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसको हम डाइवर्सिफाई भी करेंगे। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल मिनरल है उसमें जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी जनरल डिमांड है, उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, सवाल उठता है हमें होम, अपने घर में क्या चेंज करना होगा, हमें डोमेस्टिक रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग कैपेसिटी बनानी होगी, हमें अपनी खुद की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बढ़ानी पड़ेगी, और हमें एमओयू से टेक के ऊपर मूव करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। केवल पेपर के ऊपर हमें काम नहीं करना होगा कि बस आप ये बोलो कि भैया चलो मीटिंग कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे केवल मीटिंग वाली चीज़ें होंगी तो काफ़ी ज़्यादा इन्वर्स इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एमओयू साइन होगा, बोलेंगे भैया हाँ चलो हम लोग बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं कि ये जो पार्टनरशिप हो रखी है इन फ्यूचर क्या पता बहुत अच्छे से काम करे, बट इससे काम नहीं चलेगा जब तक ग्राउंड लेवल पे अगर एक प्रॉपर फॉर्म में एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो जितने भी एफर्ट्स लेने की बात हो रही है वो उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे। यहीं पे बात हुई है काबिल के ऊपर। तो ये जितना भी काम हो रहा है क्रिटिकल मिनरल के ऊपर विदेशों में, वो काबिल के द्वारा किया जा रहा है। काबिल क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका उद्देश्य क्या था, टू सिक्योर क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल फ्रॉम अब्रॉड। तो कौन ओन करता है, नैल्को, एचसीएल, एमईसीएल इसको ओन करते हैं इनके शेयर के हिसाब से। सवाल उठता है क्यों इसको क्रिएट किया गया, क्योंकि इंडिया लैक कर रहा था डोमेस्टिक रिजर्व में कई क्रिटिकल मिनरल्स की बात की जाए, और फिर यहाँ पे हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाह रहे थे, अगर स्पेशली बात की जाए चाइना के रिगार्ड में, और हम अपनी क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करना चाह रहे थे, ईवी, बैटरीज, डिफेंस को सपोर्ट करना चाह रहे थे। तो सवाल उठता है कि काबिल करेगा कैसे, तो काबिल ओवरसीज एक्सप्लोरेशन करेगा, एक्विजिशन करेगा,
करेगा और माइनिंग करेगा मिनरल्स की, पर्टिकुलरली फोकस रहेगा लिथियम, कोबाल्ट, निकल पे, क्योंकि इसका इस्तेमाल इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर एग्रीमेंट साइन होंगे, फिर हम उसी को ला करके प्रोसेसिंग करेंगे और इंडिया की जो होम डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है, उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज एसेट्स फॉर क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल, रिड्यूसिंग इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। फिर कह रहे हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल रिसोर्सेज। क्या यहाँ पे एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल रिसोर्सेज की बात हो रही है या फिर बात हो रही है एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल दैट टू विद इन इंडिया और आउटसाइड? तो यहाँ विद इन इंडिया जो लिख दिया ये गलत है, तो यहाँ पे 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट एक केस की सुनवाई करने जा रहा है जो कि पैसिव यूथनेशिया के ऊपर है। अब हुआ क्या था, 31 साल के एक हरीश राणा थे जो कि 4 मंजिल की छत से गिरे, 2014 की बात है, और गिरने से क्या हुआ, इनका पूरी तरीके से कोमा में चले गए और तब से कंटिन्यूसली ये केयर पे हैं। एक कुछ भी, केवल इनकी जो स्टेम सेल्स हैं, केवल इनका जो शरीर है, इनकी जो ब्रेन सेल्स है वो एक्टिव है, बाकी हर एक चीज इनकी पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। ठीक है, ही इज नॉट इन अ सिचुएशन टू स्पीक हियर, ही इज नॉट इन अ सिचुएशन, मतलब डॉक्टर को ये तक नहीं पता है क्या वो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, ही मतलब डॉक्टर को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि ये जो बात की जा रही है पैसिव यूथनेशिया की, तो उनके पेरेंट्स ने ये चीज़ बोली है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे बेटे को एक नेचुरल मौत दी जाए, नेचुरल मौत देंगे। और ये उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स भी ओल्ड हो रहे हैं और उनका सवाल उठ रहा है कि अगर जब उनके पेरेंट्स नहीं रहेंगे, अगर उनको कुछ होता है तो उनकी बेटी की केयर कौन करेगा? तो जो बेटी की केयर होगी वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगी, विच दे डो नॉट वॉन्ट। तो फैमिली ने यूनानिमसली रिक्वेस्ट की है कि भैया उनकी जो सफरिंग है उसको एंड कर दी जाए। किसकी? जो हरीश राणा है उनकी सफरिंग। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भाई ये चीज सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा? पहले समझिए मेडिकल पोजीशन क्या है। तो मेडिकल पोजीशन में जो आपके मेडिकल बोर्ड्स हैं उन्होंने एग्री कर दिया भैया अब रिकवरी का कोई चांस नहीं है। जो पेशेंट है वो पीवीएस में रहेगा फॉर परमानेंट ईयर्स। पीवीएस मतलब क्या होता है? परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, मतलब ये एक ऐसी स्टेट है जहां पे इंसान को ट्यूब के माध्यम से खाना दिया जाएगा, वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकता, एक ऐसी स्टेट कही जाती है। ठीक है, तो कोर्ट ने पर्सनली इंटरेक्शन किया, नोट किया फैमिली के इमोशंस को। अब ये बैकग्राउंड मैंने आप ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया, बट एक चीज समझिए होती क्या है, पीवीएस का मतलब ऑलरेडी बता दिया, जहां अवेक होता है पर्सन बट अवेयर नहीं होता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम फंक्शन करते हैं लेकिन जो आपके कॉन्शियसनेस है, रिस्पॉन्स है, वो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल देखा, आर्टिकल 21, जो बात करता है राइट टू लाइफ के ऊपर। अगर इसके इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो यहां पे बात होती है राइट टू लिव विद डिग्निटी, और यहां पे राइट टू डाई विद डिग्निटी भी डिस्कशन में आता है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अब ये चीज आ रही है कि क्या कोई इंसान जो पीसफुल मौत या ऐसी स्थिति में है, जो सर्टेन सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जहां पे उस इंसान को एक नेचुरल मौत देना जरूरी है, तो क्या यहां पे इसको राइट टू डाई विद डिग्निटी में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये केस कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट रखा था राइट टू डाई विद डिग्निटी के ऊपर, जहां पे पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया गया था और इसको लिविंग विल के तरीके से रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। और ये पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है जो कि इरिवर्सिबल टर्मिनल इलनेस के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 डिस्कस हो रहा है, पीवीएस क्या होता है, फिर पैसिव यूथनेशिया क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट डिसाइड करेंगे वो देखने को होगा कि क्या यहाँ पे इन्होंने बोला है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? जो तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अब क्रिएट करने जा रहे हैं वल्चर सेफ जोन को। अब वल्चर क्या होते हैं पहले समझ लो। वल्चर्स आप समझ लो जिसे गिद्ध कहते हो। ठीक है, वल्चर अलग है, ईगल अलग है। तो जो वल्चर होते हैं, जो डेड और डीके एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। इनको कहा जाता है भैया ये एक ऐसा हॉस्पिटल स्टाफ होता है जो आता है जब पूरी तरीके से कोई वेटनरी या फिर कोई कैटल अगर जब मर जाता है, फील्ड में होता है, तो उनको पूरी तरीके से लोग क्या करते हैं, उसको कंप्लीटली डीके कर देते हैं, उसको खा करके खत्म कर देते हैं। बेसिकली आप ऐसे समझ लो। अब दिक्कत ये हो रही थी इनको कि जो कुछ भी वेटनरी मेडिसिन होती हैं कैटल्स को दी जाती हैं, जिसमें डाइसाइक्लोफिनैक या डाइक्लोफिनैक जो मेडिसिन होती है, पेन किलर जिसे कहा जाता है, या जो दी जाती है कैटल्स को, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही थी किसको? वल्चर्स को। तो वल्चर्स जब कंज्यूम करते हैं कैरकस को, किसके? कैटल
कैटल्स के, तो उससे क्या होता है, जो वल्चर्स का इम्यून है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है डाइक्लोफेनाक को, और इसकी वजह से क्या होता है, इन वल्चर्स की डेथ होने के काफी केसेस दिख रहे थे। तो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब सोचा कि भैया अब हम वल्चर सेफ जोन बनाएंगे। आपको बस इस आर्टिकल में पता क्या होना चाहिए, कहां पे बनाने की बात की गई है, तो मोयार रिवर वैली में बनाने की बात की गई है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है ये, ठीक है। चलो, अब सवाल उठता है कि वल्चर सेफ जोन की बात क्यों आई है, क्योंकि जो वल्चर्स हैं डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं जब वो कैटल के कैरकस को कंज्यूम करते हैं जिनके अंदर बैंड NSAIDs होते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपके बैंड मेडिसिन होती हैं जिसमें आपका डाइक्लोफेनाक आती है, अगर वो होगा तो उससे काफी इनकी डेथ के केसेस निकल के आते हैं। वल्चर्स को की स्कैवेंजर्स कहा जाता है, जो डिसीज को प्रिवेंट करने में काफी मदद करते हैं। तो ये जो वल्चर सेफ जोन बनाया जा रहा है, इसमें क्या होगी, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी, फील्ड लेवल मॉनिटरिंग की जाएगी, और जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहेगा, और जो आपके अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व हैं, उनके भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व रहेंगे। मैपिंग की जाएगी वल्चर की नेस्टिंग साइट्स की, हैबिटेट यूज की एरियाज की, और जो कैरकस के हॉटस्पॉट होते हैं उनकी मैपिंग की जाएगी, जिससे वल्चर के सेफ जोन बनाए जा सकें। और ये देखा जाएगा कि भैया कैटल्स को ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो मरे हुए कैटल्स को कहीं पे अगर मैदानों में रखा जा रहा है तो उनके अंदर किसी भी तरह की ऐसी मेडिसिन है जो वल्चर्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वल्चर्स हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। और कई बार अगर आप PDF को देखोगे, प्रीवियस मैंने समझा भी रखा है कि कौन कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। बट अभी आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, मोयार रिवर वैली, नीलगिरी फॉरेस्ट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये आपका तमिलनाडु में बनाने की बात की जा रही है। अगर आप क्वेश्चन देखें 2012 क्या कह रहा है, वल्चर्स विच यूज्ड टू बी वेरी कॉमन इन इंडिया some years ago are really seen nowadays, this is attributed to। तो अगर आप ध्यान दोगे तो क्या है यहाँ पे, a drug used by cattle owners for treating their deceased cattle, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैंने चीज आपको बोली कि जो ड्रग यूज होता है उससे कैटल्स जो आपके वल्चर्स होते हैं उनके ऊपर काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।